इकोलॉजिकल ऑर्डर में इससे पहले हमने ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन को पढ़ लिया है। इसी क्रम में हमने कुछ पॉइंट देखा था, स्पेशल पॉइंट, जिसके अंदर एंडेमिक स्पेसिस को डिस्कशन किया था। एंडेमिक स्पेसिस में 3 एग्जाम्पल हमने याद किया था। तीनों को एक बार फिर से रिमाइंड कर ले कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू मिल रहा था, न्यूजीलैंड के अंदर केवी और मेटासिकोवा चेनाविली के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे की स्टोन स्पेसिस। की स्टोन स्पेसिस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, की स्टोन स्पेसिस का जो नंबर होगा वो कम होगा। तो ये नंबर में क्या होंगे? कम। की स्टोन स्पेसिस नंबर में कम। अगर नंबर में कम तो क्या बायोमास में भी कम? तो बायोमास में भी ये कम होते हैं। अगर ये बायोमास में कम, नंबर में कम, बायोमास में कम, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज्यादा होता है। इन्फ्लुएंस जो होता है वो ज्यादा होता है। अब बोलोगे इन्फ्लुएंस का क्या मीनिंग? इन्फ्लुएंस का मतलब है स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। साथ ही साथ स्ट्रक्चर को मेंटेन तो करता ही है, साथ ही साथ बैलेंस बना के रखते हैं। तो बैलेंस बनाने का भी काम इनका है। की स्टोन स्पेसिस ऐसे स्पेसिस जिसके नंबर में कम, बायोमास में कम, इन्फ्लुएंस में कम। अब बायोमास आ गया। बायोमास में 2 वेट आता है, एक फ्रेश वेट आता है और एक ड्राई वेट आता है। बात करते हैं इस पर पहले। बायोमास, बायोमास के अंदर आपको 2 वेट देखने को मिलेगा, एक फ्रेश वेट और दूसरा ड्राई वेट। किसको कंसीडर करें सर? ड्राई वेट। फ्रेश वेट जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। फ्रेश वेट जो होंगे वो वेरिएबल होंगे, जबकि जो ड्राई वेट होगा ये कांस्टेंट होते हैं। अरे मान लीजिए फ्रेश वेट, अभी कुछ वेट है, कुछ देर के बाद 2 गिलास पानी पी लिए, क्या ये वेरिएबल नहीं है? क्या वेट चेंज नहीं हो गया? तो ये तो फ्रेश वेट वेरिएबल वेट है, तो ये उतना अच्छा नहीं मेजरमेंट के लिए माना जाता है। मेजरमेंट के लिए हम ड्राई वेट को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं। तो क्या आप ये बोलोगे क्या ड्राई वेट मेजर करने के लिए हमें लिविंग थिंग को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा? नहीं, इसका भी तरीका है। इसके लिए हम यूज करते हैं बॉम कैलोरीमीटर। इसके लिए हम यूज करते हैं बॉम कैलोरीमीटर। मान लेते हैं किसी टाइगर का वेट, किसी टाइगर का वेट 200 केजी है, ठीक है? ये एक फ्रेश वेट है। किसी टाइगर का वेट 200 केजी है, ये एक फ्रेश वेट है। अब इसे हम इसमें से एक टिश्यू में निकालें, मतलब कुछ टिश्यू को लिए टाइगर से। इस टिश्यू का वेट जो है वो 200 ग्राम है, ठीक है? अब इसे हम बॉम कैलोरीमीटर के अंदर डालें। जैसे ही बॉम कैलोरीमीटर के अंदर डाले वैसे ही ये वाटर को निकाल दिया और जो वेट आया वो आया 20 ग्राम और यहां से H2O निकल गई। अब हमें पता है, अब यहाँ पे हम यूनिटरी लगा सकते हैं ना कि 200, या ऐसे समझ लो ना, ये 200 का कितना परसेंट है? 10% ही तो है। तो 200 केजी का 10% कितना होगा? क्या 20 केजी होगा? तो ड्राई वेट कितना आया? 20 केजी आया। तो इस तरह से हम ड्राई वेट को मेजर करते हैं। ध्यान रखेंगे ड्राई वेट कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम मेजरमेंट के लिए जनरली या मुख्य रूप से ऐसे ही वेट को ही रखेंगे ना जो कांस्टेंट हो, इसीलिए हम ड्राई वेट को रखते हैं, ठीक है?
अब चलिए इसी को हम चलते हैं एक इकोसिस्टम में चलकर समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के अंदर 200 रैबिट है, 200 रैबिट है, 20 वुल्फ है, और ऐसे मानिए कि हम किसी इकोसिस्टम में चले और यहाँ पर इस इकोसिस्टम के अंदर 200 रैबिट है आज, और यहाँ 20 वुल्फ है और 1 टाइगर है। अगर ऐसा है तो बायोमास के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा बायोमास रैबिट का होगा। रैबिट का होगा क्योंकि आज हमारी स्टडी किसी एरिया के ऊपर है। सपोज करिए ये जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर का है। किसी 10 मीटर स्क्वायर के अंदर 200 रैबिट है, 20 वुल्फ है और 1 टाइगर है। तो एक टाइगर का मास हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि बायोमास अगर हम ले रहे हैं और किसी एरिया के ऊपर हमारी स्टडी है, खास बात है कि किसी एरिया के ऊपर स्टडी है, तो हम एक रैबिट नहीं लेंगे, यहाँ पे 200 रैबिट लेंगे। एक वुल्फ नहीं लेंगे, 20 वुल्फ लेंगे और एक टाइगर। तो यहाँ पर जो बायोमास होगा, बायोमास का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? रैबिट का सबसे ज्यादा, उसके बाद वुल्फ का और उसके बाद टाइगर का। तो बायोमास जब हम लेंगे किसी एरिया का, तो वहां पे ये ख्याल रखेंगे किसी एक ऑर्गेनिज्म का नहीं ले रहे, किसी एक रैबिट का बायोमास नहीं ले रहे, यहाँ पे हम 200 रैबिट का बायोमास ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल बायोमास जो होगा वो रैबिट का ज्यादा होगा, फिर वुल्फ का और फिर टाइगर का। चलिए अब हम कीस्टोन स्पेसिस पे फिर से आते हैं। फिलहाल इसको थोड़ा नोट्स कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे चलेंगे। अब कीस्टोन स्पेसिस के 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो फिग ट्री होते हैं। फिग ट्री कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस के अंदर फिग ट्री होते हैं। और लायन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कीस्टोन स्पेसिस के नाम से जाने जाते हैं, और एक और होते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर होते हैं। एक और होते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है। चलिए हम पढ़ेंगे फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस। फिग ट्री एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कीस्टोन स्पेसिस के। फिग ट्री जो होंगे वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। कैसे ये कीस्टोन है, कैसे ये कीस्टोन स्पेसिस है? फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, कैसे है ये फिग ट्री एक कीस्टोन स्पेसिस? चलिए इसको समझेंगे, लेकिन इसके समझने से पहले कुछ और चीज भी जाने।
आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर या कहीं, मतलब मुख्य रूप से 4 सीजन होते हैं। एक समर सीजन आता है। समर के बाद क्या ऑटम आते हैं। ऑटम के बाद विंटर। ऑटम के बाद विंटर, और विंटर के बाद स्प्रिंग। हम 2 फॉरेस्ट पर बात करेंगे, एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और दूसरा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। स्प्रिंग लीफ फॉल जो होता है, स्प्रिंग लीफ फॉल जो होगा, स्प्रिंग लीफ फॉल जो होगा वो होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर स्प्रिंग लीफ फॉल होता है। ये जो पत्तियां होती है, जब लीफ फॉल होने लगती है उस समय जो ये पत्ती का कलर होगा वो येलो कलर होगा। ध्यान रखेंगे, येलो कलर का फॉलिंग होता है यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में अगर लीफ फॉल होता है तो। अगर ऑटमन के अंदर लीफ फॉल होगा तो डेफिनेटली वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर होगा। इसके अंदर होगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर ऑटमन लीफ फॉल होगा। और ये लीफ का जो कलर होता है वो रेड ऑरेंज कलर की होती है, रेड ऑरेंज कलर की होती है। और खास बात ये है कि ये ऑटमन के अंदर होता है। जब इसको ना एक नज़ारा होता है, जब ये लीफ फॉल हो जाता है ना, तो इसको अगर किसी हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो ऐसे लगता है कि फॉरेस्ट के अंदर फायर है। तो इसीलिए इसको फॉरेस्ट फायर के भी नाम से जाना जाता है, ऑटमन लीफ फॉल को। ऑटमन लीफ फॉल को फॉरेस्ट फायर के भी नाम से जाना जाता है। और इसका भी एक रीजन है, क्यों विंटर से पहले लीफ फॉल कर रहा है। विंटर से पहले लीफ फॉल कर रहा है, इसका मतलब कि वो अपने सरफेस एरिया को कम कर रहा है। अगर सरफेस एरिया को कम कर रहा है तो क्या हीट लॉस कम होगा। तो इसका ये एक रीजन कह सकते हैं विंटर लीफ फॉल होने का कारण। दूसरा स्प्रिंग लीफ फॉल क्यों किया गया। स्प्रिंग के बाद समर आने वाला है, और समर में आपको पता है ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर लीफ फॉल कर दिया तो क्या ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो इसका एक रीजन दे सकते हैं कि स्प्रिंग लीफ फॉल इसीलिए कर लिया क्योंकि आने वाला दिन समर है और समर में ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो। चलिए अब आते हैं फिग ट्री के ऊपर फिर से। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यानी कि स्प्रिंग लीफ फॉल होगा। अगर स्प्रिंग लीफ फॉल होता है तो समझिए, जिस समय में सारे फॉरेस्ट के, यानी समर का वो मौसम जिसमें सारे लीफ फॉल हो गए हैं, सारे लीफ गिर चुके हैं, उस समय में ऐसा क्रिटिकल कंडीशन जिसके अंदर सारे की सारी पत्तियां गिर चुकी है, उस समय में जो ये फिग ट्री होती है ये हरी भरी होती है। ये ग्रीन कलर के, इसके अंदर खूब सारे फूड होने के कारण से इस पे जितने भी बायोटिक है सब इस पे डिपेंडेंट होते हैं, और उस समय के अंदर बायोटिक सारे लाइव हो जाते हैं। इसके कारण से लिविंग इसीलिए रह पाए उस समय में सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि उस समय फिग ट्री थे। अगर फिग ट्री नहीं होते तो सारे के सारे हर्बिवोर मर जाते, सारे के सारे कार्निवोर्स मर जाते। तो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट गए तो क्या स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोसिस्टम गए। इसीलिए उस समय में स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने का काम कौन किया, फिग ट्री किया।
इसीलिए फिग ट्री को माना जाता है कि स्टोन स्पेसिस इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर। अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो होगा लायन इन फॉरेस्ट। जो राजा होते हैं फॉरेस्ट के, उस पर चर्चा होगा करेंगे। लिखिए इसको। कहाँ गए? देखिए, लायन इन फॉरेस्ट, लायन जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर्स मेंटेन करके रखता है। और साथ ही साथ हमने जब लिखा था जब हमने लिखा था तो बोला था कि कंट्रोल्ड भी रखते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब कि बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं और बैलेंस बना के रखते हैं। कौन? लायन। लायन को कहते हैं हम किंग ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि इसका ध्यान सब पे होता है। आज वो किसी रैबिट को खाया है तो कल वो रैबिट को नहीं खाएगा, कल किसी वुल्फ उसका शिकार होगा। इस तरह के ये होते हैं। इनका जो बायोटिक पोटेंशियल होता है वो कम होता है। सर्वाइवल ज़्यादा होता है। ये अपने ट्रॉपिकल, अगर हम आगे बात करेंगे T1, T2, T3, तो टॉप कार्निवोर्स होते हैं ये। और टॉप कार्निवोर्स के पीछे भी यही रीज़न होता कि इनका बायोटिक पोटेंशियल कम और सर्वाइवल ज़्यादा। ये सारे के सारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। कहीं रैबिट का पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं वुल्फ का पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी इकोसिस्टम से, किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से टॉप कार्निवोर, मान लीजिए कि टाइगर या लायन को हटा दिया हमने, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपने टाइगर को हटा दिया तो क्या वुल्फ मजे में आ जाएगा? वुल्फ तो रैबिट को खा जाएगा, लेकिन वुल्फ का फूड खत्म होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे रैबिट गए। अब वुल्फ बहुत ज्यादा हो गया उसका पॉपुलेशन, क्या वुल्फ जी पाएगा? क्योंकि उसका फूड तो गया आप काम से। अब फूड उसका नहीं बचा तो वुल्फ भी मरेगा, यानी सारा का सारा इकोसिस्टम गया, सारा का सारा इकोसिस्टम क्रैश कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कीस्टोन स्पेसिस का रहना किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही जरूरी है। किसी भी इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पेसिस का रहना बहुत ही जरूरी है। लायन किस तरह का काम कर रहा अब समझ पाएंगे। इसीलिए कहते हैं लायन इन फॉरेस्ट एक कीस्टोन स्पेसिस है। तो फॉरेस्ट के अंदर लायन एक कीस्टोन स्पेसिस है। आगे चलें, एक और हमारा है कंगारू रैट इन डेजर्ट। इसके बारे में भी समझेंगे थोड़ा सा। कंगारू रैट जो होते हैं डेजर्ट के अंदर, कंगारू रैट जो होते हैं डेजर्ट के अंदर क्या करते हैं ऐसा? ये देखिए, जीवन में कभी पानी नहीं पीते, फैटी सीड्स खाते हैं। लिख सकते हैं डेजर्ट के अंदर है तो पानी की कमी है ही, तो इसने ऐसा अडेप्टेशन किया कि नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी ही नहीं पीते भाई। खाते हैं ऐसे सब्सटेंस ताकि पानी का आपूर्ति पूरा हो पाए, यानी पानी जो उसको चाहिए उसको वो फुलफिल कर पाए, क्योंकि आपको पता है बिना वाटर का बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो पाते हैं। इसीलिए खाते हैं फैटी सीड्स।
और फैटी सीड्स से ये इसके ऑक्सीडेशन से ही वाटर की आपूर्ति अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, इस तरह का इनका अडेप्टेशन है। डिस्चार्ज डिस्चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब बोलोगे साहब ये सब तो समझा, ये तो इसका अडेप्टेशन है, ये कीस्टोन स्पेसिस कैसे है? तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर जो भी सीड्स जाते हैं, यानी अभी अभी हमने बात किया फैटी सीड्स, उसको ये खाने का काम करते हैं। अगर ये सीड्स को नहीं खाएंगे और वहां पर अगर सीड जर्मिनेट कर गया तो क्या डेजर्ट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो डेजर्ट इकोसिस्टम है तो वो किसके कारण है? कंगारू रैट के कारण है। अगर कंगारू रैट नहीं रहा तो डेजर्ट इकोसिस्टम ही खत्म। इसीलिए इसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पेसीज। अल्टीमेटली आपको पता चल ही गया होगा कि कीस्टोन स्पेसीज ऐसे स्पेसीज हैं जो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। कीस्टोन स्पेसीज ऐसे स्पेसीज हैं जो इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। अगर कीस्टोन स्पेसीज नहीं रहा तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर लायन, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर कंगारू रैट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर फिग ट्री। ओके, नाउ कीस्टोन स्पेसीज हमारा यहीं पे खत्म होता है और इससे आगे हम चलेंगे क्रिटिकल लिंक्ड स्पेसीज के ऊपर। कितना मिनट का हुआ? क्या करें? बैन करिए।